हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 14 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे ना, इंडियन एक्सप्रेस जैसे आप ओपन करोगे एक बड़ा सा पेज देखने को मिलेगा जहां पर बात क्या हुई है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। अब इस तरह की कई बार न्यूज़ भी ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है क्या, क्या इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन हो रही है। तो ये भी आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ऊपर से देखो, यहाँ पे आपको G20 भी देखने को मिल जाएगा। G20 का तो डिस्कशन मल्टीपल टाइम, चाहे एडिटोरियल हो गया, प्रीलिम बूस्टर हो गया, वहां पर डिस्कशन इसका हुआ ही है। तो कई बार ना क्या होता है, ये जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं या फिर जो हमारी सरकार एक तरह से अपनी जो योजनाएं हैं उनको बताने की कोशिश करती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जितना यहाँ पर देखो किसी चीज के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो चीज बन जाती है। आप लोग भी देखते होंगे, स्पेशली जो जो लोग दिल्ली में रहते हैं, कि मेट्रोज के आसपास हो गया, मतलब और भी अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे आपको G20 के डेफिनेटली पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मेक श्योर आपकी ये चीजें बहुत अच्छे से रेडी होनी चाहिए। इसके साथ ही आप इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है रिटेल इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, उसको हम समझेंगे क्या होती है ये चीज। सिमिलरली हिंदू ने भी ये चीज कवर करी है। और इसके साथ ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिली, देखो आप अभी तक आईपीएल देखते थे ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी की तरह हमें देखने को क्या मिल रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। और कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आगे आ रही हैं। एक तरह की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को भी आगे आने को मिल रही हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट का आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस चीज को मान सकते हो। तो आपके मेंस के आंसर्स हो गए या इंटरव्यू के अंदर भी आप इनको यूज कर सकते हो। चलो, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था मैप के रिगार्डिंग, उसी को एक बार सीखते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने सबने सही ही जवाब दिया। तो देखो, ये क्या है, ये है कैस्पियन सी। यहाँ 5 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी और पूछा था इनके नाम क्या है। ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ना, ये क्या है, दिस इज रशिया। ठीक है सर। ये कंट्री है, दिस इज अजरबैजान। उसके साथ ही आपको नीचे वाली साइड से देखने को मिलेगा कि ईरान यहाँ पे टच करता है कैस्पियन सी को। अगर बात करूं राइट हैंड साइड से, तो हमें देखने को मिलेगा क्या, तुर्कमेनिस्तान। ध्यान देना, तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहा हूं। एंड ऊपर वाली साइड से दिस इज कजाकिस्तान। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्रिक्स भी बताई हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। देखो, ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, मतलब अच्छी चीज है। बट कहीं ना कहीं अगर आपकी मैपिंग ध्यान में होगा ना, एक दिमाग में एक आपके एक पिक्चर बनी होगी कि कहाँ पर कौन सी कंट्री टच कर रही है, तो क्वेश्चंस को आंसर करना ज्यादा आसान बन जाता है। इसलिए मैं ट्रिक्स बाद में सिखाता हूँ। पहले जरूरत क्या होती है कि पहले हम एक तरह मैप से समझ लें कि अच्छा, रशिया इस साइड से है, अजरबैजान यहाँ पे, ईरान यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे एंड कजाकिस्तान यहाँ पे। अब सर ट्रिक क्या हो सकती है, देखो ट्रिक तारीख हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताया था कि टी से हमारा आ गया तुर्कमेनिस्तान, ए से आ गया हमारा अजरबैजान, आर से आ गया रशिया, आई से आ गया ईरान और के से आ गया कजाकिस्तान। तो ट्रिक्स याद करो, बट मेक श्योर कि आपको मैपिंग अच्छे से अगर आपकी पता होगी ना, आपके दिमाग में ये पिक्चर आपकी बनी हुई होगी, तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। अब कैस्पियन सी हमने कर लिया है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ब्लैक सी क्या होता है। फिर कल के सेशन के अंदर मैं आपको ब्लैक सी भी इस तरह से याद करवा दूंगा कि क्या क्या चीजें कहाँ पे टच होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या ना, आप भी एंगेज रहोगे, मैं भी एंगेज रहूंगा, दोनों कहीं ना कहीं ज्यादा आप उस तरह से लंबे टाइम तक आप चीजें याद रख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इन्फ्लेशन। देखो, अभी न्यूज़पेपर देखा, वहां पर क्या था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। कितना इंक्रीज, दरअसल में ना पिछले 3 महीने में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, दैट इज 6.52% इन जनवरी। अब यहाँ पे पहले तो समझना है कि सर ये डेटा निकाला किसने है। तो ये डेटा रिलीज किया गया है बाय एनएसओ, दरअसल में गवर्नमेंट की ही ये बॉडी है, एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। जो मोस्टली मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके द्वारा, मतलब जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है। और एक्चुअल में ये नंबर थोड़ा सा हायर साइड पे ऊपर है। मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो देखो, हमारा जो एक तरह से आप कह सकते हो, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये तय किया हुआ है आरबीआई के साथ में मिलके कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए इन्फ्लेशन का, वो होना चाहिए कितना, 4% का। पर उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउड है, कितना, दैट इज 4 ± 2। कहने का मीनिंग क्या, कि 2% से लेकर 6% के बीच में हमें इसको मैनेज करना है। तो 2% हमारा बन जाता है लोअर बैंड और 6% बन जाता है हमारा अपर बैंड। अभी हुआ क्या है ना, देखो पिछले कुछ महीनों के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक, हम लोग ना इस 6% से ऊपर ही रहे हैं हमेशा। तो कहने का मीनिंग क्या, महंगाई की जो दर है, जो मुद्रास्फीति की जो दर है, वो ज्यादा ही रही है। फिर बाद में क्या हुआ, नवंबर दिसंबर में ये नीचे आ गया था, ठीक है ना। पर वापस अब जनवरी में क्या देखने को मिला है कि 6% को इसने इंक्रीज कर दिया है।
तो थोड़ा सा साइंस मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि महंगाई बहुत ज्यादा मतलब अभी भी हायर नंबर पे ही है। और जब हम बात करते हैं ना इन्फ्लेशन की, तो महंगाई का मीनिंग सिंपल है कि आपकी जो पैसों की जो पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है उसमें एक कमी देखने को मिल जाती है। कैसे सर? देखो जैसे मान लो आपको ये वाली आज बास्केट ऑफ गुड्स खरीदनी है, उसके लिए आपको इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, इधर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इतनी बास्केट ऑफ गुड्स के लिए इतने पैसे लग रहे हैं। कल को अगर आपको सेम बास्केट ऑफ गुड्स चाहिए तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर किसी और दिन आने वाले फ्यूचर के अंदर और पैसे चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको जो सेम जितने पैसे थे ना यहाँ पे, उससे आप आज के टाइम पर बास्केट ऑफ गुड्स वो वाली खरीद नहीं सकते। तो हुआ क्या, आपके पैसे की परचेसिंग पावर, आपके पैसे से आप क्या परचेज कर सकते थे, उसमें एक कमी देखने को हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो एक थोड़ा सा इशू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये एक हायर देन एक्सपेक्टेड रिबाउंड है। देखा ना कि अभी पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है, तो जरूरत से ज्यादा एक तरह से हमें इन्फ्लेशन बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट देखो यही होगा कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हो सकता है अनदर रेट हाइक करे। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ, रेट हाइक का सर क्या मीनिंग है? देखो सिंपल सा मीनिंग है, आप जानते हो रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होती है? वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई पैसा लेंड करता है, किसको? बैंकों को। अगर ये कम रेट के ऊपर सोचो लेंड करे तो होगा क्या, बैंकों के पास कम रेट के ऊपर लोन आएगा और वो लोगों को बहुत तेजी से पैसा बांट पाएंगे, ठीक है। पर अगर मान लो आरबीआई महंगे रेट के ऊपर बैंकों को पैसा दे, तो ये बैंक क्या करेगा? कम लोगों को लेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब ज्यादा रेट के ऊपर पैसा देना होगा तो कम लोग खरीदेंगे, कम लोग लोन लेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा ना, उससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं रेपो रेट को बढ़ा के, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा कम रहेगा तो उससे वो कहीं ना कहीं कम खर्च करेंगे एंड उसके बेस के ऊपर हमारी जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको हम मैनेज कर पाएंगे। तो ये आने वाले टाइम के अंदर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्ट नंबर्स हमें उतने ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमारा प्रीलिम्स अभी हैं, 3-4 महीने हैं, और उसमें भी ना होगा क्या, दोबारा से हमारे पास ये नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, तो नंबर थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आप इतना ध्यान रखो कि हाँ, इस बार 6% से ऊपर है, 6.52% के आसपास है, दैट शुड बी गुड इनफ। अब यहाँ पर इन आर्टिकल्स के अंदर ना थोड़ी डिस्कशन हुई है हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में और कोर इन्फ्लेशन के बारे में। इनका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं बात करता हूँ हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो इसका मतलब होता है टोटल इन्फ्लेशन। समझ रहे हो कि कितनी इन्फ्लेशन हमें दिख रही है। जैसे हेडलाइन मतलब आपने अभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी ना, एक्चुअल में वर्ड ये यहीं से आया है। न्यूज़पेपर हेडलाइन क्या बताती थी? रिटेल इन्फ्लेशन 6.52% हो गई है। ये दरअसल में ये 6.52% को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पर सारी की सारी आइटम्स को कवर किया जाता है, मतलब जो जो भी मतलब बास्केट, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको वोलेटाइल थिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। एक बास्केट ऑफ गुड्स है, उसके अंदर आपको वोलेटाइल थिंग्स भी देखने को मिलती है। व्हाट इज वोलेटाइल थिंग्स? जिनके प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। जैसे आप देखो पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके दाम बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो जाते हैं। आज कुछ दाम और है, कल को कुछ और हो जाएगा, परसों और बढ़ गया, चौथ को और नीचे आ गया। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो वोलेटाइल होते हैं, इन कंपोनेंट्स को भी हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ कोर इन्फ्लेशन की, तो यहां पर क्या होता है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हमने फूड और फ्यूल इनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि देखो जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, फ्यूल है उसके प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? दीज आर वोलेटाइल थिंग्स, इनके प्राइसेस बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। तो यहां पर जब बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम वोलेटाइल चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो वोलेटाइल चीजों को छोड़ के जो नॉन वोलेटाइल आइटम्स है जिनके प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, उसकी अगर हमें पिक्चर चाहिए होती है तो वो कहां से मिलती है? हमें कोर इन्फ्लेशन के थ्रू मिल जाती है। तो ये थोड़ा हमें चीजें पता होनी चाहिए थी, कौन लीज करता है, क्या फर्क होता है, वो हमने अच्छे से समझ लिया। पर इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस यही है, आने वाले टाइम के अंदर हम एक हाइक अभी भी देख सकते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कह सकते हो। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी 2013 का। यहाँ क्या कह रहा है? अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में बी कॉज्ड बाय। ये जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मीनिंग क्या होता है? अरे चीजों का दाम बढ़ना, यही तो इन्फ्लेशन है। वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन कैसे कॉज हो सकती है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाएगा, पैसा इंक्रीज हो गया, मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, क्या उससे इन्फ्लेशन आ सकती है? द आंसर इज यस। ठीक है ना, आपके पास हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो आप चीजों की ज्यादा डिमांड करोगे। ज्यादा डिमांड करोगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई तो उतनी ही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई उतनी ही है, तो चीजों के दाम डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखो,
डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। आप खुद सोचो कि डिमांड उतनी ही है, ठीक है ना, पर आउटपुट में कमी आ गई है। खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं पर आउटपुट कम है। उससे क्या होगा, ये बोलेगा कि नहीं यार मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा, ये बोलेगा मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा, और ये बोलेगा मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट कम है ना, पर डिमांड उतनी ही है। डिमांड ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो क्या होगा, चीजों के दाम तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो ये बात भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, तो ये बात भी तो वही बोल रहा है, एक तरह की डिमांड बढ़ेगी, अकॉर्डिंगली उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही इन्फ्लेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली इससे भी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है महर्षि दयानंद जी के साथ रिलेटेड। अभी क्या हुआ है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी है ना, इनकी 200 जयंती सेलिब्रेशंस है और इसको इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना कि इनकी क्या लाइफ रही है, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये बन जाते हैं। अगर हम थोड़ा इनको देखें तो देखो, एक्चुअल में इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा से नहीं था। इनका बर्थ हुआ था एज द नेम मूल शंकर तिवारी। कब हुआ था? 1824 के अंदर। अब ये एक रिलीजियस लीडर तो थे ही थे, इसके साथ ही इन्होंने इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट लेकर आए। कैसे लेकर आए? देखो, इन्होंने स्थापना करी किसकी? आर्य समाज की, इन 1875 एट बॉम्बे। ये एग्जैक्ट यही पर्टिकुलर चीज यूपीएससी एक बार हमसे पूछ चुका है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान में रखो कि आर्य समाज इनके द्वारा स्थापित किया गया। क्यों किया गया? ताकि जो अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है ना उस टाइम के ऊपर, उनको टैकल करने के लिए। इसके साथ ही आप नोटिस कर सकते हो कि जो वैदिक धर्म है उसको रिफॉर्म करने की बात कही गई। दरअसल में ना इनकी एक मूवमेंट है, दैट इज बैक टू द वेदास। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि किसमें वैदिक धर्म के अंदर किस तरह से रिफॉर्म किया जाना चाहिए। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर चीज के अंदर करी गई हैं और आर्य समाज भी उसी की एक मूवमेंट हम मान सकते हैं। इसके साथ ही पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए, इनजस्टिस हो गया, इग्नोरेंस हो गया, इनको खत्म करना भी इनका एक इंपॉर्टेंट मिशन था आर्य समाज का। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि बराबर के राइट्स इनको मिल पाए। जैसे फॉर एग्जांपल उनको एजुकेशन का राइट, आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप राजा राम मोहन रॉय जी का कंट्रीब्यूशन जानते हो। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। इसके साथ ही वेदास के ऊपर तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, साथ ही साथ ना कुछ इनकी मूवमेंट्स हैं, हमें वो मूवमेंट्स ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी आई अंडरस्टैंड कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, बट यूपीएससी मल्टीपल टाइम ये चीजें पूछ चुका है। तो जैसे आर्य समाज तो हो गया, शुद्धि मूवमेंट भी इनके तरह ही एक मूवमेंट आप मान सकते हो। पब्लिकेशंस के अंदर हम बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि एंड यजुर्वेद भाष्यम। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जैसे स्वराज्य का कॉन्सेप्ट हो गया, इनके द्वारा एडवोकेट किया गया। बाकी चीजें आप नोटिस कर सकते हो कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। सुपरस्टिशंस जो होते हैं, एक तरह के जो कर्म कांड होते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। बेसिकली वेदास को किस तरह से हम देखें ना, तो बैक टू द वेदास इनका जो नारा था। इसके अलावा कास्ट बेसिस के ऊपर जो डिवीजन होती है, उसके वजह से लोगों के बीच में जो भेदभाव देखने को मिलता है वो गलत है। आइडल वर्शिप, जो आर्य समाज का तो आप जानते हो, वो इनमें नहीं मानते कि ये मूर्ति पूजन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके साथ ही धर्मा का कॉन्सेप्ट के अंदर ये बिलीव करते थे कर्मा, जैसे आप कर्म करोगे उसी तरह से, और री इनकारनेशन में भी ये बिलीव करते थे। इसके अलावा इन्होंने सेलिबेसी, बेसिकली जो ब्रह्मचार्य है उसमें एम्फोसिस किया। एंड लास्टली अगर हम देखें ना, तो जो डीएवी आज के टाइम पे स्कूल देखने को मिलते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो कहाँ से आते हैं? वो इस ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी से आते हैं। इसके बाद आप नोटिस कर सकते हो 1886 में हमारा पहला डीएवी हाई स्कूल हमें देखने को मिला। कहाँ पर देखने को मिला? ये देखने को मिला था लाहौर के अंदर। आज के टाइम पर आप अलग अलग जगह में ना डीएवी स्कूल्स डेफिनेटली आप सुने होंगे। तो वो क्या बन चुकी है, जो डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी है, वो इंडिया की मतलब लार्जेस्ट नॉन एनजीओ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हमें देखने को मिल जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की डेथ हुई 1883 के अंदर एट अजमेर, राजस्थान। तो ये थोड़ी ब्रीफ इनके हमने जो चीजें पढ़ने की कोशिश करी। बट सबसे इंपॉर्टेंट ना, जो यूपीएससी बार बार पूछता है, वो जैसे पब्लिकेशंस हो गया। ठीक है, इनकी क्या मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी, या फिर कई बार थोड़ा बहुत हमें क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया था। कई बार मल्टीपल मूवमेंट्स को पूछ लेगा और पूछेगा कि कौन सी पहले स्टार्ट हुई, कौन सी बाद में। तो ये सारी चीजें का थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये पूछा गया था हमसे यूपीएससी 2018 के अंदर। यहाँ पूछ रहा है कि 1920 के अंदर किसका नाम चेंज कर कर स्वराज्य सभा रखा गया। देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री हम रिवाइज करेंगे। एक्चुअल में ना हमारे यहाँ पे एक थी होम रूल मूवमेंट।
होम रूल मूवमेंट सर क्या थी इसका? ये चाहते थे कि इंडिया में क्या हो, हमारा सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर बिलीव करते थे। होम रूल का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ रूल ही तो होता है। दरअसल में ना दो तरह की हमें मूवमेंट्स देखने को मिली। एक थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और एक थी किसके द्वारा? बिल्कुल, एनी बेसेंट जी के द्वारा। ठीक है, तो जो तिलक जी के द्वारा थी ये 1916 में हमें देखने को मिली, अप्रैल 1916 के अंदर। इन्होंने स्टार्ट करा कहाँ से? बेलगांव से। वेरएस जो एनी बेसेंट जी की थी, इनका सितंबर 16 में 1916 में हमें देखने को मिली एट मद्रास के अंदर, जो अदयार जगह है वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती नहीं। इनका जो तिलक वाली जो थी होम रूल मूवमेंट, ये हमें महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, इन पर्टिकुलर स्टेट से कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है। और एनी बेसेंट की तो पूरे ऑल ओवर इंडिया ही हमें अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल जाती है। अब 1920 के अंदर क्या होता है ना, ऑल इंडिया होम लीग एक तरह से एंड हो जाती है, जब उन्होंने हमारे जो गांधी जी हैं उनको एक तरह से वो प्रेसिडेंट चुन लेती है। और फिर बाद में होम रूल लीग को, इसको जो है, मर्ज कर दिया जाता है विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी टाइम 1920 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। ऑल इंडिया होम रूल का क्या चेंज कर दिया जाता है? दैट इज स्वराज्य सभा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी इस तरह से आप हिस्ट्री नोटिस कर सकते हो। तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ना मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, जैसे प्रीलिम्स नजदीक आ रहे हैं ना, आपकी कुछ प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको चीजें रिवाइज होती रहे थ्रू दिस हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। उसी तरह से अगर हम बात करें हिंदू महासभा की, तो दरअसल में 1915 के अंदर हिंदू महासभा का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? ताकि हिंदू कम्युनिटी के राइट्स को एक तरह से प्रोटेक्ट कर पाए। बाद में इसका नाम अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी हो जाता है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए भाई हिंदू महासभा के बारे में। फिर अगर हम बात करूं साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन, दरअसल में आपने जस्टिस पार्टी का नाम सुना होगा ना, तो दरअसल में उसी को एक तरह से इस नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। दरअसल में अगर आप बात करोगे ना, जो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो गोखले जी के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ था, गांधी जी के द्वारा नहीं हुआ, गोखले जी के द्वारा हुआ इन 1905। कहां पर सर? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ताकि एक तरह से ना लोगों का एक ग्रुप बनाया जा पाए। नाम देख रहे हो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो एक तरह का ग्रुप बने जो सर्व करे लोगों को, जो सोशल सर्विस और रिफॉर्म से बिलीव करे। एक तरह का बहुत सारे लोगों का एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाने की यहाँ पे बात करी गई थी बाय गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे हमसे पूछा था स्वराज्य सभा, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग। देखो यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को क्या मिली, कि आप भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने एनालाइज करते हो ना, तो मेक श्योर कि सिर्फ आंसर तक पहुंचना काफी नहीं है। आप बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लिया करो कि यार इनका मीनिंग क्या होता है। उससे ना आपको आने वाले साल के अंदर हेल्प मिलेगी। हो सकता है अभी तक, चलो हो सकता है अगले साल इसके ऊपर पूछ ले, ये इसके ऊपर पूछ ले, इसके ऊपर पूछ ले। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, तो आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स में स्कोर कर पाओगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब सर ये क्या चीज है? देखो, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को इनॉग्रेट किया गया है इन लखनऊ। तो आप जानते हो, नाम से ही क्लियर है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो एक तरह का जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग पॉलिसी मेकर्स जो है, इंडस्ट्री के लीडर्स हो गया, जो अच्छे एकेडमिया लोग हो गया, थिंक टैंक्स हो गया, लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो आपस में मिलेंगे, देखेंगे कि कितनी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनाइज उनके द्वारा किया जाता है, बट अदरवाइज आप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देख सकते हो कि क्या इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, उनको पूरा डिस्कशन यहाँ पर किया जाए। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडियन, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है वहां से भी आता है, एंड साथ ही साथ हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर भी से भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखो, बाहर से भी दूसरी कंट्रीज भी यहाँ पे हमारी पार्टनर कंट्रीज है, जैसे सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, जापान, डेनमार्क। तो ये भी हमारी पार्टनर कंट्रीज है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वहाँ पे ग्लोबल ट्रेड शो हो गया, और साथ ही साथ इन्वेस्ट यूपी 2.0 को भी इनॉग्रेट या लॉन्च किया गया। राइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का है। यहां देखो क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सोचो जरा, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। ये भी सोचो। तीसरा है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द राइट टू मतलब सिटीजनशिप कैनॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक एक करके उठाते हैं। पहला कह रहा है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। क्या ये बात है? द आंसर इज यस। हमने पढ़ा हुआ है ना, जो हमारा पार्ट 2 होता है वो ये बात करता है
कि हमारी जो सिटीजनशिप होती है वो सिंगल सिटीजनशिप में ही हम बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा इंडिया के भी सिटीजन हो और साथ ही साथ आप लेट्स से पंजाब के भी सिटीजन हो, नहीं। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है, बस आपको एक बता दिया जाता है कि अच्छा आप इंडियन सिटीजन हो। ऐसे स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप होती है। तो इंडिया बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, और एक डोमिसाइल में भी हम बिलीव करते हैं। तो द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। देखो हेड ऑफ स्टेट क्या है? हेड ऑफ स्टेट की बात हम जब करते हैं तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब की। दरअसल में होता क्या है, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। वेरस जब मैं बात करता हूँ हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तो मैं बात करता हूँ किसकी? प्राइम मिनिस्टर जी की। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब जो प्राइस बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, क्या प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो सिटीजन बाय बर्थ हो? द आंसर इज नो। आप प्रेसिडेंट बाय बर्थ भी हो सकते हो, मतलब आप सिटीजन बाय बर्थ भी हो सकते हो, या आप नेचुरल सिटीजन भी हो सकते हो, वो भी पॉसिबल है। तो स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगी। दरअसल में ना ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यूएसए में ट्रू है। यूएस के अंदर ना अगर आपको वहां का प्रेसिडेंट बनना है यूएसए का, तो वहां पर आपको बर्थ से ही यूएस का सिटीजन होना पड़ेगा। पर इंडिया में ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द राइट सिटीजनशिप कैनॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। आपने एक बार अगर मान लो किसी फॉरेनर को सिटीजनशिप दे दी, तो आप उसको कभी भी मतलब हटा नहीं सकते। क्या ऐसा है? द आंसर इज नो। अगर मान लो आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वो कुछ फ्रॉड से करवाया है, या फिर हम आपने हमारे जो संविधान हो गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तरफ डिसलॉयल्टी दिखाई है, ये हो सकता है। या फिर तीसरी चीज, आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप इंक्वायर कर ली, तो तब भी ये चीज ट्रू है, ठीक है ना? तब भी आपसे सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या कहता है, इंडिया यही बात करता है कि आपके पास एक ही सिटीजनशिप हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास इंडिया की भी सिटीजनशिप है और यूएसए की भी है। अगर आपने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया से आप ऑटोमेटिकली मतलब उसको आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमें गलत देखने को मिलती है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। ठीक है जी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सोलर जियो इंजीनियरिंग। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। दरअसल में हुआ क्या है, एक यूएस साइंटिस्ट का ग्रुप है, उन्होंने बात करी है कि हम अगर ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मून डस्ट का ना स्पेस के अंदर बड़े बड़े लार्ज क्लाउड, मतलब एक तरह से बड़े बड़े बादल बना देने चाहिए। क्यों बना देने चाहिए? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे बादल होंगे तो वो क्या कर पाएंगे, एक तरह से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे सनलाइट को। तो धरती के ऊपर सनलाइट कम पहुंचेगी, उससे जो क्या होगा, अर्थ कूल डाउन हो जाएगी। तो किस चीज के लार्ज क्लाउड बनने की बात है? जो मून डस्ट होती है उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा मीनिंग ही समझना था। तो इसी का नाम क्या है? सोलर जियो इंजीनियरिंग। सोलर जियो इंजीनियरिंग मीनिंग क्या है कि हम क्या कोशिश करें कि जितनी धरती के ऊपर सनलाइट पहुंचनी चाहिए उसको थोड़े कमी कर दें, और वो कम हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली जो अर्थ का टेम्परेचर है हम वो भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग मेथड सजेस्ट किए जाते हैं कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल एरोसोल पार्टिकल्स की एक लेयर बना दे तो वो भी काम कर सकता है। साथ ही साथ या फिर हो सकता है कि जो मून डस्ट है उसको हम ग्रेविटी मिड पॉइंट पे डाल दें। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, हम रोकना चाह रहे हैं कि कितनी सनलाइट धरती तक पहुंच सकती है। अगर उसमें थोड़ी सी कमी कर दी जाएगी ना, तो उससे हम ये चीजें इंश्योर कर पाएंगे। पर ये सारे मेजर डेफिनेटली सजेस्ट जरूर किए जाते हैं, पर थोड़ा सा कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि पता नहीं एक्चुअल में कितने फीजिबल हैं या नहीं है, क्या लंबे टाइम के अंदर ये चीज अप्लाई हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें और भी थोड़े आइडियाज हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं स्पेस के अंदर हम मिरर लगा दे, शीशा लगा दे एक तरह से बड़े बड़े बड़े, उससे क्या होगा, जो सनलाइट आ रही है वो एक तरह से मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, तो धरती के ऊपर उतनी लाइट नहीं पहुंचेगी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगा दें, कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे करी जाती हैं। एक साथ में कई बार बात हम करते हैं क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो मान लो एक प्लेन है, ये प्लेन यहाँ से यहाँ उड़ा, और इसने क्या किया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सिल्वर आयोडाइड की ना एक कुछ इसने छोड़ दिया, मतलब एटमोस्फेयर के अंदर। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड के जो केमिकल्स होंगे, ये एक तरह से एक्ट करेंगे एज अ सरफेस। सर किस चीज का सरफेस? इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर हो पाएगा क्या? कंडेंसेशन हो पाएगा। और कंडेंसेशन की वजह से वो क्या बना पाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत बड़े हो जाएंगे तब उससे क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। तो कहने का पॉइंट क्या है, यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि धरती को कूल डाउन करना है किसी तरह से।
तो क्लाउड सीडिंग हो गया या जो अलग अलग तरह के मेथड्स होंगे, ये क्या करने की बात कर रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर कैसे मैनेज करना है, ग्लोबल वार्मिंग से हम कैसे बच सकते हैं, वही बातें हैं। इन्हीं सभी अलग अलग मेथड्स का नाम क्या है? सोलर जियो इंजीनियरिंग। ठीक है जी। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज फॉर्मूला ई। अब नाम से देखो कई बार क्लियर नहीं होता कि फॉर्मूला ई होगा क्या। तो दरअसल में है क्या, ये फॉर्मूला ई की बात हम कर रहे हैं, सिंगल सीटर मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। जैसे आप देखते हो ना फॉर्मूला वन चैंपियनशिप, ठीक है, F1 जो आप लोग देखते होंगे, तो उसी तरह से जब हम बात करते हैं फॉर्मूला ई, वो भी सेम ही चीज है। बस यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है सर ये न्यूज? ये इसलिए क्योंकि हैदराबाद पहली इंडियन सिटी बनी है इस बार कि वो होस्ट करे फॉर्मूला ई को। ठीक है, तो इतना अगर आप ध्यान रख लोगे ना कि मीनिंग क्या है फॉर्मूला ई का, आई थिंक दैट शुड बी गुड एनफ। तो आप नोटिस कर सकते हो, दुनिया की हमारी तीसरी कंट्री है, पर वैसे इंडिया की पहली कंट्री है जो कि ई प्रिक्स इलेक्ट्रिक कार रेस को हेल्ड कर रही है। यहाँ पर जैसे रोम हो गया, पेरिस, लंदन, हांगकांग, न्यूयॉर्क और ये पर्टिकुलर सिटीज हैं, यहाँ पर ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप हुई है, तो हैदराबाद भी उस पर्टिकुलर एलीट क्लब को ज्वाइन कर लेगी। पहली बार इस तरह का ग्लोबल इवेंट हमारे इंडिया में देखने को मिला है इलेक्ट्रिक कार्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, वो गाड़ियां यूज करी जाती हैं जहां पर एक तरह से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता है, तो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाती हैं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है दैट इज जनरेशन 3, जेन 3 यहाँ पे नोटिस करने को मिलती है, जो कि काफी एफिशिएंट कार्स हो गया, मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट लाइटेड कार के रिगार्डिंग होती है। इसके अलावा इसकी और भी आप देख सकते हो कि 40% यहाँ पे एनर्जी वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आती है। बट अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे ना कि फॉर्मूला ई का लिंकेज किसके साथ है, और बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं भी जाओगे, दैट शुड सर्व एज अ एनफ फॉर प्रीलिम्स, राइट। अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज सप्तकोटेश्वर टेम्पल। अब जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्होंने बेसिकली इसकी जो रेनोवेशन करी गई थी इस पर्टिकुलर टेम्पल की, श्री सप्तकोटेश्वर कोटेश्वर जो देवस्थान, ठीक है ना, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये गोवा के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप, मैं थोड़ा आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, दरअसल एक्चुअल में क्या है, ये एक तरह का शिवा टेम्पल है। ठीक है, जो हमारा कोंकण एरिया है ना, वहां पर टोटल हमें 6 मेजर शिवा टेम्पल देखने को मिलते हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है, हमें ये देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो एक बहुत ही छोटी सी एंट्रेंस है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्पल की। यहाँ पे आर्च फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे बेल्स वगैरह काफी देखने को मिलती है, स्मॉल एंट्रेंस मार्क्ड विद बेल्स। तो यही सारी चीजें हैं, स्मॉल एंट्रेंस मार्क्ड विद बेल्स, आर्च देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। एंड इसको बिल्ड कब किया गया था? 12th सेंचुरी के अंदर बाय कदम्बा डायनेस्टी ऑन दीवार आइलैंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया की बात हो रही है। ये बात हो रही है किसकी? गोवा की। ठीक है, तो सीलिंग के अंदर अलग अलग डिजाइन हमें देखने को मिल जाते हैं। जो सेंटोरम वॉल है वो प्लेन वुड से बनी हुई है। जब हम बात करते हैं मंडप की, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टिंक्टली यूरोपियन स्टाइल है, और स्टोन केव्स वगैरह इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। एक बात इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें नोटिस करनी है, वो है ये लास्ट वाला पॉइंट। सर ये क्या है? देखो, जो मराठा किंग है शिवाजी, तो शिवाजी के द्वारा सप्त कोटेश्वर कोटेश्वर टेम्पल की रीबिल्डिंग का ऑर्डर किया गया था। और ये ऑर्डर ना, ये टेम्पल के एंट्रेंस के पास एक तरह का जो स्टोन प्लेग है, वहां पर भी यहाँ पे ये ऑर्डर अभी भी मेंशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा लिंक को कौन सी जगह पे रखना है, उसका इंस्टॉलेशन, वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें देखने को मिल जाता है। ध्यान रखना, किस क्या क्या टेम्पल है, किसको डेडिकेटेड है, किन्होंने मतलब इसकी रिगार्डिंग रेनोवेशन का काम के लिए ऑर्डर किया था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चंस दिए थे, मैं उनका आपको क्विकली आंसर बता देता हूं। पहला है फ्री फ्लोट, क्या ये वो शेयर्स होते हैं जो पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं? द आंसर इज यस। कल ना दरअसल में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। एक पढ़े थे हमने आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और मैंने क्या बताया था? आउटस्टैंडिंग शेयर जो बेसिकली टोटल शेयर्स होते हैं, उसमें से अगर आप रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स को माइनस कर दोगे, और साथ ही साथ जो क्लोजली हेल्ड शेयर्स इनको माइनस कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्री फ्लोट शेयर आ जाएगा। याद है ना? अगर भूल गए तो दोबारा देख लेना एक बार लेक्चर, तो ये हमने पढ़ा था। तो डेफिनेटली बात ठीक है कि पब्लिकली ट्रेडेड जो होते हैं उन्हीं शेयर्स की हम बात करते हैं अंडर फ्री फ्लोट। दूसरा, गवर्नर, क्या उनकी जो एज होनी चाहिए, उनकी 30 ईयर से ज्यादा कंप्लीट होनी चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों सर नो? मैंने आपको बताया था, जो आर्टिकल 157 है और आर्टिकल 158 है, इसके अंदर बताई गई है क्वालिफिकेशंस की, गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। और क्या बात करी गई है उसके रिगार्डिंग कि एक तो भैया हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए,
प्लस साथ ही साथ एज 30 नहीं 35 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। तो इस वजह से 30 की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 3, QRSAM, याद है ये वर्ड? क्या ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप्ड है? द आंसर इज ये बात बिल्कुल ट्रू है, इसकी डिटेल्स हमने कल पढ़ी थी। सेबी क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? द आंसर इज नो। देखो याद करो, मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई थी इसकी, कैसे बताई थी? 1988 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पर ये एक क्या थी? एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, राइट? बाद में हमने क्या किया, 1992 के अंदर सेबी की पावर्स को थोड़ा बढ़ाया, तब हमने एक एक्ट पास किया, सेबी एक्ट 1992। उसके अंतर्गत सेबी को क्या बना दिया गया? एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। तो आज के टाइम पर क्या है ये? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं भैया, आज के टाइम पर क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। पांचवा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या 1818 में स्टैब्लिश हुआ था? द आंसर इज नो, ये हुआ था 1851 के अंदर। एक तरह की साइंटिफिक एजेंसी है, तो ये पांचवा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है। तो ये कल के पांचों क्वेश्चन भी हमने रिवाइज कर लिए क्विकली। इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पर जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।